चलो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एनजीटी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। अच्छा, इसके पहले जो कल हमने एनजीटी के बारे में पढ़ा था, उस एनजीटी के बारे में मैंने आपको लगभग ओवरव्यू बता दिया था, ठीक है ना। और उस ओवरव्यू में हमने देखा था कि एनजीटी का गठन कब किया गया, किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, किन धाराओं का उपयोग उसमें किया गया। अगर गठन देखें तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। चूँकि वैधानिक निकाय है इसलिए हमें स्पष्ट हो जाता है कि किसी न किसी अधिनियम के माध्यम से बनाया गया होगा। तो 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम एक आया ही था, आपको पता ही है। उसी 2010 के अधिनियम की धारा क्रमांक 3 का उपयोग करके गठन किया गया, केंद्र सरकार ने गठन किया। ये सारी कहानी हम लोगों ने पहले की क्लास में समझ ली है, ठीक है। कौन व्यक्ति होगा, कौन व्यक्ति नहीं होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, कहाँ मुख्यालय होगा, कितना कार्यकाल होगा, कौन नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो यूट्यूब में एक लेक्चर डला हुआ है पार्ट 1 करके, उसको जाके देख लो। उसमें पूरी डिटेल आपको एनजीटी की मिल जाएगी, ठीक है। ताकि आप एक ओवरव्यू जो बनाना था हमें कि एनजीटी एक्चुअल में है क्या। देखो, एनजीटी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में रोड मैप होना चाहिए, और वही रोड मैप है आपका पार्ट 1। क्योंकि आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 1 में जो रोड मैप आपको बना के दिया गया है वही रोड मैप आपको ही एक्चुअल में पेपर में आने वाला है। यहाँ तो केवल मेंस की तैयारी है ये तो मेंस के टॉपिक हैं, और बहुत डिटेल में अगर पेपर आता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी हम कर रहे हैं और एमपीपीएससी का पेपर भी हम लोगों को देना है, तो यूपीएससी से तो यहाँ सवाल आने ही आने हैं, ये तो तय है। पर एमपीपीएससी के पीटी में मतलब प्रीलिम्स टेस्ट में जो कल की क्लास हुई है आपकी पार्ट 1 जो हुआ है, उससे सवाल आने की ज़्यादा संभावना है। ये वाला सवाल इस वाले पार्ट से मेंस में ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा कठिन पेपर अगर आता है तो आपको यहाँ से मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पीटी में इस साल यहाँ से सवाल ज़रूर आना चाहिए एनजीटी में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है। एक प्रशासनिक अधिकारी को कितनी समझ होना चाहिए, उस सारी समझ को आप पार्ट 2 में समझ सकते हैं कि एनजीटी के अंदर कितनी सारी बातें हैं, और पार्ट 1 में एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, आज हम एनजीटी की पार्ट 2 की बात करेंगे। और इस पार्ट 2 में एनजीटी में क्या क्या प्रावधान है, क्या उसकी शक्तियां हैं, कितने उसके अधिकार क्षेत्र हैं, किन अधिनियमों के माध्यम से ये अपनी सुनवाई करता है, और उन सुनवाई में क्या क्या चीज़ें होंगी, कब उसकी अपील होगी, कितने दिन का समय मिलेगा, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और एनजीटी ने अभी तक अपने गठन के बाद कौन कौन से विशेष काम किए हैं, ये भी हम लोगों को आज समझना है कि उसने कौन कौन से निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो भारत में हमने देखा कि उसके निर्णय को अप्लाई किया गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का एक केस आया था, वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। शुरू करते हैं एनजीटी के बारे में पार्ट 2। अगर हम इसकी शुरुआत करें आज से, तो एनजीटी का अधिकार क्षेत्र और एनजीटी की शक्तियों के बारे में आज हमको जानना है। क्या अधिकार है एनजीटी के, क्या क्या शक्तियां हैं उसके पास, और कितनी कितनी सीमित शक्तियां हैं। हमें शक्तियां तो पढ़ना है, उसके अधिकार क्षेत्र को भी पढ़ना है, पर हमें ये भी जानना है कि उसके अधिकार क्षेत्रों में कहाँ पे जाके ताला लगा दिया जाता है, कहाँ पे उसके अधिकार क्षेत्रों को और उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है, ये भी आज हम लोगों को समझना है। चूँकि मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ लिख के इसलिए रखा है ताकि आप नोट्स प्रॉपर बना पाएँ, और ऑनलाइन समझने वालों को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि चीज़ें बताई क्या जा रही हैं। नहीं तो बोलने को तो बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं, पर आप लिख कैसे पाओगे। तो जो बातें यहाँ पे लिखी हैं उन्हीं को आज हमको समझना है, इसी को आप नोट्स के रूप में प्रॉपर बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में अधिकार क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, एनजीटी की शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत करेंगे एनजीटी के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से। पहले नंबर पॉइंट में देखते हैं तो पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना और उन सभी मामलों की सुनवाई करना जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल होता है। सबसे पहली बात तो एनजीटी के पास वही मामले आते हैं जिसमें पर्यावरण शामिल हो। ऐसा नहीं कि किसी ने चोरी कर लिया तो उसका केस एनजीटी में चलेगा, नहीं। हाँ, परंतु वो चोरी का संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण के हनन से है, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करने से है, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो मामला एनजीटी में जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है कि उन मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें पर्यावरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। मान के चलो किसी व्यक्ति ने कहीं पे कोई बहुत बड़ी नर्सरी थी, गवर्नमेंट नर्सरी थी, वहाँ से सारे पेड़ पौधे को काट कूट के उसको लकड़ी बनवा के उसको चोरी करके लेके चला गया। तो क्या लकड़ी पर्यावरण से संबंधित है, वन से संबंधित है? तो ये मामला भी एनजीटी सुनवाई कर सकता है।
तो जिन भी मामलों में पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल है, उन सभी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार रखता है एनजीटी। और याद रखना, चूंकि एक वैधानिक निकाय है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करने का काम भी करता है। जो भी कानून पर्यावरण के अधिकार को लेके बनाए गए हैं, जो भी कानून गवर्नमेंट ने पर्यावरण से संबंधित बनाए हैं, उन सभी कानूनों को लागू करने का काम भी किसका होता है? एनजीटी का होता है। दो बातें यहाँ से स्पष्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसके पास कोई मामला आता है जिसका संबंध सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है, तो उस पर सुनवाई करेगा, और सुनवाई करने के बाद उसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून, प्रावधान, जो भी नियम होंगे, उन सबको लागू करने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी करेगा। एक बात यहाँ से क्लियर हुई। दूसरे टॉपिक में आते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है, एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत ये सुनवाई कर सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं एनजीटी का गठन ही एक अधिनियम के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से किया गया है, जो कानून 2010 में आया था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जो कि 2010 में आया था। 18 अक्टूबर 2010 को जब इसकी गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई, तो ये क्या है? एक कानून के माध्यम से बनाया गया निकाय है एक ये, और ये जो निकाय है एक वैधानिक निकाय है। और जितने भी वैधानिक निकाय, कानूनी निकाय होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो वैधानिक निकाय हैं, कानूनी निकाय हैं, तो उनके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, क्योंकि सुनवाई कर रहे हैं। और जब अपीलीय क्षेत्राधिकार उनके पास है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये कानून भी लागू कर सकते हैं, उसमें सुनवाई भी कर सकते हैं। अगर कोई केस आता है तो उस केस से संबंधित व्यक्तियों को समन जारी करके बुलवा भी सकते हैं। नॉट ओनली व्यक्ति, अगर कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी संस्था है, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उन सब को भी अपने न्यायालय में बुला सकता है ये एनजीटी, क्योंकि एक वैधानिक निकाय है। इसीलिए कहा गया है कि इसके पास क्या है? एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो वो अपील कहाँ जाके कर देता है? सीधे एनजीटी में कर देता है। और जब एनजीटी के पास ये अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जब उसमें अपील करता है तो इसका क्षेत्राधिकार है, तभी तो उसमें अपील कर रहा है वो। और जब उसमें अपील सुनवाई हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि दंड भी देने का काम करता ही होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझना है कि एनजीटी के पास एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत ये क्या कर लेता है? सुनवाई करता है। आपके आसपास में आपने देखा कि हमारे गांव के आसपास में पूरे के पूरे वनों की कटाई हो रही है, और उन कटाइयों को कोई कंपनी बन रही है, कोई कंपनी, बड़ी सी कंपनी बन रही है, और उस वनों को काटने का काम कर रही है। और वन को काटने के बाद वो क्या करेगा? वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना देगा। आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्यावरण से संबंधित मामला है, तो आपने क्या किया? अपील कर दिया। कहाँ पे? एनजीटी के पास में। अब एनजीटी उसकी क्या करेगा? सुनवाई करेगा। हो सकता है शुरुआत में आपने क्या किया? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये कर दिया कि भैया हमारे गांव के पास में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और वहाँ पे एक कंपनी बनाई जा रही है, जिस कंपनी का संबंध सीधे सीधे पर्यावरण से है, जो कि पर्यावरण को दूषित करने का काम करेगा, वातावरण को दूषित करने का काम करेगा, और उससे हमारी जीवन जनमान को हानि है। आपने शुरुआत में किया कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में आपने जाके इसकी क्या कर दी? याचिका दायर कर दी सुनवाई के लिए। हो सकता है अगर आपको वहाँ से आपको निर्णय नहीं मिल पाया है या न्याय नहीं मिल पाया है, तब भी आप अपील कहाँ कर सकते हैं? एनजीटी में कर सकते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं हम कि ये क्या है? एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसके पास, और उन्हीं अपीलीय क्षेत्राधिकारों की भी क्या कर सकता है? ये सुनवाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कई बार पेपर में सीधे सीधे आता है ये सवाल। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो अधिनियम आया है, जब ये नियम आया है, ये कानून आया है, किस सन को आया है, कब आया था? सीधे एक सवाल तो ये बनता है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, जैसे हमारे यहाँ आईपीसी है, सीआरपीसी है, ऐसे ही एक और है हमारे यहाँ क्या? सीसीपी, जिसको बोला जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि 1908 में बनाया गया। ये क्या है? इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, और उन्हीं नियम कानूनों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी न्यायालय को, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो कोई क्षेत्र अधिकार वाला विशेष न्यायालय हो, चाहे कोई सत्र न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो,
इन सभी के निर्णय जो भी होंगे वो जब कभी भी अपने निर्णय देते हैं तो इस 1908 के तहत दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए देते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक नियमावली बनी हुई है 1908 के अधिनियम में, जिसको हम सीसीपी बोल रहे हैं। उस नियमावली का पालन करते हुए ही सभी न्यायालयों को क्या देना पड़ता है, अपना निर्णय देना पड़ता है। और उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बातों का पालन करना भी पड़ता है। कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है तो चोरी करने वाले व्यक्ति को हम क्या देंगे, उन्होंने कहा कि 6 माह की सज़ा देंगे और 100 रुपये जुर्माना देंगे। तो उसमें जो लिखा है उसको पालन करना पड़ेगा किसे, न्यायालय को, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सत्र न्यायालय हो, विशेष न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो सीसीपी 1908 की क्या है, पूरी जो नियमावली है उनको पालन करने का काम होता है न्यायालय का। और जितने भी निर्णय वो देते हैं उन्हीं के आधार पर देते हैं। परंतु यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की न्यायिक प्रक्रिया के पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब कभी भी एनजीटी अपने केस की सुनवाई करेगा तब वो 1908 के सीसीपी वाले मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सुनवाई नहीं करेगा। उसका पालन करने के लिए बाध्य ही नहीं है, वो अपने हिसाब से भी निर्णय दे सकता है। अच्छी बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये उसकी कार्यक्षेत्र को सीमित करने के दायरे को ख़त्म करता है। क्योंकि अगर सीसीपी 1908 अगर लगता है और उसको ध्यान में रख के अगर हम कोई भी निर्णय देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं, और जब हाथ बांध दिए जाते हैं तो आप खुल के अपना निर्णय नहीं दे पाते। परंतु एनजीटी को नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के दायरे से ही बाहर रखा गया है और उसके नियमों को पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अपने निर्णय में सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिकॉशनरी, और प्रदूषण भुगतान, इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है पॉल्यूटर पेज। इन सबको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय देना पड़ेगा, इन सबके सिद्धांतों को लागू करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य सीधा ये हुआ कि जब कभी भी एनजीटी किसी भी केस की सुनवाई करता है जो केस पर्यावरण से संबंधित है, तो जब कभी भी एनजीटी सुनवाई करेगा तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको निवारकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको पॉल्यूटरी पेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके लिए इसमें कुछ बातें भी बताई गई हैं कि क्या बातें हो सकती हैं, कि कौन कौन सी बातों, कौन कौन से सिद्धांतों को लागू करेगा। उसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो समझ में आता है कि पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली या पुनर्निर्माण कर सकता है। ये सब सिद्धांत हैं। अगर आप देखोगे कि ये क्या कह रहा है, पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, तो क्या कह रहा है, निवारकता यहाँ पे लगाया गया है कि उसको भाई हमने क्या किया, प्रिकॉशनरी दिया है। इसके अलावा देखोगे आपकी क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली या पुनर्निर्माण कर सकता है, तो क्या कह रहा है, प्रदूषण भुगतान कर रहा है यहाँ पे ये। अब इसको डिटेल में समझते हैं। मान के चलिए कि कोई पर्यावरण वाला संबंधित मामला है जिससे एक बहुत बड़ा जन समुदाय प्रभावित हुआ। बहुत बड़ा जन समुदाय प्रभावित नहीं भी हुआ तो कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ उससे, किसी पर्यावरण के मुद्दे के कारण उसका घर टूट गया। पर्यावरण के हनन के संबंधित में पर्यावरण का हनन तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उसका घर टूट गया, खेत चला गया, उसका नुकसान हो गया। जब ये केस एनजीटी में गया तो एनजीटी ने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति होगा जिसने एनजीटी में केस दायर करा है या उसके बिहाफ में किसी व्यक्ति ने केस दायर करा है एनजीटी में, तो उस पीड़ित व्यक्ति को उसकी क्षतिपूर्ति कराने का काम भी कौन करेगा, एनजीटी कराएगा। कि भैया इस व्यक्ति का 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये कंपनी ने इसका नुकसान किया है, ये कंपनी इसको क्या देगी, 2 करोड़ रुपए देगी, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। अगर उसकी ज़मीन चली गई है किसी कारण से जिसमें पर्यावरण का संबंधित मामला था, तो उस ज़मीन का मुआवजा भी देगा कौन, एनजीटी। खुद नहीं देगा, वो उसके माध्यम से दिलवाएगा। किसी की बिल्डिंग टूट गई है, किसी का घर बार ख़त्म हो गया है, किसी की कंपनी चली गई है, किसी का कुछ नुकसान हो गया है, तो इन सभी का क्या करेगा, ये पुनर्निर्माण भी करवा सकता है, उनकी बहाली करवा सकता है और पीड़ित को क्षतिपूर्ति भी दे सकता है। तो ये सारी बातें क्या हैं, कुछ सिद्धांतों के अनुरूप ही लागू होती हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति का अगर मान के चलो कोई बहुत बड़ा क्षेत्र चला गया तो स्वाभाविक सी बात, उसका तो अनडेवलप में हो गया पूरा क्षेत्र, तो वो खुद व्यक्ति अविकसित हो गया, अब तो उसको डेवलप करने का तो काम होगा ही नहीं होगा हमारा। तो
उसके लिए कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सतत विकास होना चाहिए ताकि उस व्यक्ति का भी नुकसान ना हो और पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और हमारे देश का भी नुकसान ना हो। तो आम तौर पे सतत विकास को हम ऐसे समझते हैं कि आज जो आप काम कर रहे हैं इससे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा और वर्तमान की पीढ़ी को क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसमें विकास की अवधारणा को आप साथ में लेके चलते हैं तो इसको कहा जाता है सतत विकास। आपने रोड बना दिया तो उसमें पता चला 1000 लोगों के घर टूट के चले गए, वो बेचारे बेघर हो गए, तो ये कैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ आपका। तो इसीलिए जब भी रोड बनाई जाती है तो जिन व्यक्तियों की ज़मीन चली जाती है, जिन व्यक्तियों का घर चला जाता है, तो उनको हम क्या देते हैं, कहीं और उनको स्थानांतरित करके उनको मुआवजा देते हैं। इसीलिए देते हैं ताकि वो लोग भी ज़िंदगी में अपनी जी सकें और हमारा काम भी चल सके। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निवारकता की अगर बात करें, हम प्रिकॉशनरी की अगर बात करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया है तो उसकी समस्या का निवारण करना भी आपका काम है। चूँकि आप न्यायालय का काम कर रहे हैं, चूँकि आपके पास एक विशेष अधिकार है, आप एक न्यायाधिकरण हैं, तो आपका ही काम है कि वो आपके पास याचिका लेके आया है, अपनी सुनवाई करवाने के लिए आया है, तो आपका काम है कि आप उसकी समस्या का निवारण करें और उसको जो भी पॉलिटरी पेज बनते हैं, पर्यावरण के कारण जो भी उसके नुकसान हुए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। यही बातें कही जाती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी एनजीटी के अंदर सकती है और उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। आगे देखेंगे, इसके निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। पालन न करने वाले पर दंड का प्रावधान भी है। नाम में ही लगा हुआ है न्यायाधिकरण, न्यायालय। अगर इसके निर्णय में, अगर इसने किसी भी केस की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कोई निर्णय दे दिया और निर्णय का अगर पालन नहीं किया जा रहा है, तो एनजीटी के पास ये अधिकार है कि वो उस पर दंड भी लगा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। चूंकि न्यायालय है, न्यायालय का काम ही है क्या, सुनवाई करके उसमें निर्णय देना, और किसी भी न्यायाधिकरण का ये पास ये अधिकार है कि उसके निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय के जैसे ही आप उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक खुद न्यायालय है, न्यायाधिकरण है। तो एक न्यायालय की क्या विशेषता हो सकती है कि अगर वो कोई भी निर्णय देता है तो उसको लागू करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो संपूर्ण देश में लागू होगा, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो भी लागू होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो भी लागू होगा, तो फिर इसका क्यों नहीं। और अगर इसके निर्णय को आप लागू नहीं करते हैं, इसकी बात को नहीं मानते हैं, तो आपके प्रति कार्रवाई भी होगी, दंड भी होगा, जुर्माना भी होगा। क्या क्या हो सकता है ये भी देख लीजिए। निश्चित समय का कारावास जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने एनजीटी के आदेश को, एनजीटी के निर्णय को, उसके न्यायाधिकरण को, उसकी बातों को नहीं माना और उसकी बातों का उल्लंघन किया, उसका हनन किया, तब आपके प्रति कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई के दौरान आपको हो सकता है कि जेल भी हो जाए, कारावास भी हो जाए। और उस जेल की अधिकतम सीमा कहाँ तक हो सकती है, 3 वर्ष तक का आपको जेल भी हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, न्यायालय है तो दे सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो निश्चित आर्थिक दंड जो कि 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। आपको पता है कि यमुना के किनारे पे आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था 2015 में, और उसने प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया था। तो उनके प्रति एक क्या जारी किया गया था, नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद भी रविशंकर महाराज की ट्रस्ट ने उस बात को माना नहीं, तो एनजीटी ने सीधे उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया था। तो बात यही है कि अगर एनजीटी के निर्णय को आप नहीं मान रहे हैं, एनजीटी की बातों को नहीं मान रहे हैं, उसके आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो आपको कारावास तो हो सकती है, साथ में आर्थिक दंड भी हो सकता है, और ऐसा आर्थिक दंड जो कि 10 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। तो सोच लो भाई, अगर आपको एनजीटी की बात नहीं मानना है तो 10 करोड़ रुपए देने को भी तैयार हो जाओ। और इसके अलावा कारावास और आर्थिक दंड दोनों भी दिया जा सकता है। ऐसा भी है कि अगर आपने आदेश नहीं माना है तो किसी व्यक्ति को 6 महीने का कारावास प्लस 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तीनों चीज़ें साथ में चलती हैं, ठीक है। तो ये है आपका एनजीटी के बारे में। अब इसी के बारे में हमने कल एक छोटी सी बात समझी थी कि अगर एनजीटी के निर्णय को आपने स्वीकार नहीं किया और आपको लगता है कि एनजीटी ने कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय किया है और उसकी निर्णय में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, एनजीटी के द्वारा दिए गए आदेश या एनजीटी के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इन निर्णयों के खिलाफ कहाँ पे कार्रवाई करते हैं, कहाँ पे अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में
आपको अपील करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। ये सारी बात हमने कल समझा था। तो यही तो थी वो कहानी कि अगर एनजीटी ने इन सभी चीज़ों की सुनवाई करते हुए कोई निर्णय दे दिया और वो निर्णय आपको पसंद नहीं आया, तब आप क्या करेंगे, उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बीच का जो समय आपको मिलता है वो 3 महीने का मिलता है, 90 दिन का टाइम मिलता है। तो वो यही कहानी है, ठीक है। तो ये है एनजीटी की शक्तियाँ और एनजीटी के कार्य क्षेत्र अधिकार। अब हमें ये देखना है कि एनजीटी किन किन अधिनियमों के माध्यम से नागरिकों की सुनवाई करता है, उनके मामलों की सुनवाई करता है। यहाँ पे सीधे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित इन कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। चूँकि न्यायालय है तो न्यायालय इसका मतलब ये नहीं कि मन से कुछ भी कर सकता है, उसके लिए भी कुछ न कुछ नियम कानून बनाए गए हैं और उन्हीं नियम कानूनों के माध्यम से ही वो क्या करेगा, सुनवाई करेगा, सजा तय करेगा, कारावास तय करेगा। तो कौन कौन से वो नियम हैं, कौन कौन से वो कानून हैं जिन कानूनों को ध्यान में रखते हुए एनजीटी सुनवाई करता है? तो ऐसे मुख्य रूप से 6 कानून हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 कानून हैं। कौन कौन से कानून हैं, ध्यान दीजिएगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो कि 1974 में आया था। ध्यान रखना, कई बार तो आपको ये सीधे सीधे अधिनियम आपको पूछ लिया जाएगा कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था। सन दे देगा या सन पूछ लेगा, अधिनियम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है कई बार पीसीएस में। तो ये अधिनियमों की तारीख और इनका नाम और इनका सन तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। सन तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत भी ये सुनवाई करता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम जो कि 1977 में आया था, उसके तहत भी सुनवाई करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये 6 जो अधिनियम हैं, इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से एनजीटी मुख्य रूप से सुनवाई करता है। जब कभी भी कोई बहुत बड़ा डैम बन रहा है, उस डैम के बनने के कारण से एक बहुत बड़ा जन समुदाय प्रभावित हो रहा है, बहुत बड़ा पूरा क्षेत्र जा रहा है, जिससे बहुत सारे पेड़ पौधे कट रहे हैं, बहुत सारी ज़मीनें डूब रही हैं उसके चक्कर में, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित मामला हो गया ये। जब कभी भी इस मामले की सुनवाई होगी तो इसके लिए आप देखना, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारक अधिनियम के तहत सुनवाई कर लेगा वो 1974 वाला, या उपकर वाले से कर लेगा, या वन वाले से कर लेगा, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो ये मुख्य रूप से 6 अधिनियम हैं जिनके तहत एनजीटी नागरिक की सुनवाई करता है, जिनका मामला क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट विशेष पॉइंट है, यूपीएससी आमतौर पे इस टाइप के सवाल पूछ लेती है कि क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उन्होंने मान के चलो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को अपना आधार बना लिया कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, वन को डेवलप करने के लिए उन्होंने 1980 के अधिनियम को आधार बना के और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट तो बन रहा है, वन भी बन रहे हैं, पर क्या उस वन के कारण कोई जन समुदाय प्रभावित हो रहा है? क्या उस वन के कारण कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो खड़ी नहीं हो रही है? तो गवर्नमेंट ने तो इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट बना लिया, परंतु लोगों को तो दिक्कत हो गई उससे। तो सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जो निर्णय उन्होंने कहाँ से लिया है, इन अधिनियमों के माध्यम से लिया है, तब भी उन निर्णयों को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है कि सर गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बना रही है, वो भी इस अधिनियम के माध्यम से। और वो अधिनियम कौन हो सकते हैं? इन 6 की 6 अधिनियमों के माध्यम से कर सकते हैं। इन अधिनियमों के माध्यम से अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रही है या कोई भी काम कर रही है या गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लेके रखा हुआ है, तो उन निर्णयों को, उन प्रोजेक्ट को आप एनजीटी के समक्ष चुनौती दे सकते हैं कि ये इन अधिनियमों के माध्यम से हमारे यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी हो। तो चुनौती दी जा सकती है। कहाँ दी जा सकती है? वो भी एनजीटी में, ठीक है। पर इसके दायरे, मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं ताला लगा दिया गया है इसके हाथों में, और वो ताले कौन कौन से हैं? 2 अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों का आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006।
ये दो वो अधिनियम हैं जो मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित हैं और जन समुदाय से भी संबंधित हैं, जिनका पर्यावरण से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। चूंकि ये अधिनियम एक बहुत बड़े लेवल के अधिनियम है तो इनको एनजीटी के दायरे से ही बाहर कर दिया गया। अगर एनजीटी के दायरे में अगर इन लोगों को, इन दोनों अधिनियमों को रख देते तो कुल मिला के एनजीटी बहुत पावरफुल संस्था बन जाती और गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं कर पाती। इसीलिए एनजीटी की शक्तियों के अंतर्गत उसके अधिकार क्षेत्र से ये दो प्रमुख अधिनियमों को बाहर कर दिया गया है और इन अधिनियमों का अगर उल्लंघन होता है, इन अधिनियमों के तहत गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को आप एनजीटी के समक्ष चुनौती नहीं दे सकते। कौन कौन से हैं वो अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। अब देखो ये वन निवासी अधिनियम 2006 वाला है। अगर मान के चलो कि एक बहुत बड़ा जन समुदाय कहाँ पे रह रहा है, एक किसी वन में रह रहा है और गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत उन्होंने कह दिया कि भैया इन वनों का सफाया करना पड़ेगा और यहाँ पे एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। अब चूंकि हमें ये पता था कि अगर हमारे लिए कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला आता है, चाहे वो सरकार उसका उल्लंघन करे, चाहे कोई व्यक्ति करे, चाहे कोई कंपनी करे, तो हमारी सुनवाई कौन करता था? एनजीटी करता था और एनजीटी इन 6 अधिनियमों के माध्यम से सुनवाई करता था। परंतु जब हमने देखा कि ये वाले अधिनियम के तहत हम कार्रवाई कर ही नहीं सकते तो आप एनजीटी के पास जाके सुनवाई भी नहीं करवा सकते अपनी। तो ये जो है कहीं ना कहीं ताला लगा दिया गया है एनजीटी के हाथों में। ठीक है, यही कहानी है। इन दो अधिनियमों को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है और इनके समक्ष इन अधिनियमों के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को आप एनजीटी के समक्ष चुनौती नहीं दे सकते। तो ये है कहानी थोड़ी सी एनजीटी की। इसके बाद आप देखेंगे कि एनजीटी ने अभी तक कौन कौन से प्रमुख काम किए हैं, जिसके लिए आपको पेपर में भी ज़रूरी है वो उदाहरण देना और आपके नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे कि एनजीटी ने जब से ये बना तब से इसने कौन कौन से कार्य किए हैं और कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिनको आज भी इतिहास के पन्नों में ध्यान रखा जाता है। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक एनजीटी के इन निर्णयों को ध्यान में रखेंगे लोग कि कितने बढ़िया निर्णय भी एनजीटी ने दिया है। तो सन के हिसाब से देखेंगे हम, शुरुआती दौर में एनजीटी बना, जस्ट उसके 2 साल के बाद ही कहानी है उड़ीसा गवर्नमेंट की। आपको पता है कि उड़ीसा जो नाम है वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है, बदल के ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है, 2011 में। तो आप जब कभी भी आप उड़ीसा बोलेंगे तो उड़ीसा नहीं है, वो ओडिशा है। राइट, शुरू करेंगे। अब देखेंगे हम, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2012 में एक इस्पात कंपनी थी, स्टील निर्माता कंपनी थी जिसका नाम था पोस्को। उड़ीसा गवर्नमेंट और पोस्को के बीच में एक समझौता हुआ एक बहुत बड़े प्लांट को डालने का। कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। अब ये प्लांट, अगर एक बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है प्लांट के लिए जगह चाहिए और जगह के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो प्लांट का जो धुआं निकलेगा, इस प्लांट का जो वेस्टेज निकलेगा, इस प्लांट का जो कचरा वचरा निकलेगा, इन सब के कारण एक बहुत बड़ा जन समुदाय क्या होगा? प्रभावित होगा। प्रदूषित माहौल होगा, वातावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा और लोगों में बीमारियां फैलेगी और लोगों को वहाँ से स्थानांतरित भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो याचिका दायर की गई एनजीटी में और 2012 में ही एनजीटी ने इसके प्रति एक निर्णय दिया। अच्छा, आप एक बात ये भी जानना कि एनजीटी के पास केवल 6 महीने का टाइम ही होता है सुनवाई करने का। ये आपको पता है कि एनजीटी उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकती है जो मामला पिछले 6 महीने का है। अगर ज़्यादा समय का हो जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। तो सोचो, 2012 में ही केस फाइल किया गया और उसी 6 महीने के अंदर में ही ओडिशा गवर्नमेंट और पोस्को के बीच में जो संधि पत्र साइन हुआ था, जो समझौता साइन हुआ था इस्पात कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए, तो उस कंपनी और उस समझौते के विरुद्ध में जाके एनजीटी ने क्या दिया? एक निर्णय दिया और सीधे मना कर दिया कि भैया आप ऐसा कोई भी संयंत्र या कोई भी ऐसी फैक्ट्री आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, एक बहुत बड़ा जन समुदाय प्रभावित हो रहा है, हमारा वातावरण खराब हो रहा है, आपका वेस्टेज के कारण कितने सारे लोग बीमार पड़ेंगे, आपके धुएं के कारण कितने सारे लोग बीमार पड़ेंगे।
तो ये 2012 का निर्णय था। इसके अलावा देखेंगे 2012 में ही एनजीटी के पास एक याचिका आई और उस याचिका में कहा गया कि सर घर घर के जो कचरे निकलते हैं और उस कचरे को एक बहुत बड़ी दूर जगह में ले आके क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। कई तो कुछ लोग तो घर के बाहर ही कचरा जला देते हैं। अब जब वो कचरा जलता है तो उसमें क्या जल रहा है क्या नहीं जल रहा है कौन जानता है। टायर जल रहे हैं, प्लास्टिक जल रही हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ जल रहे हैं, ठोस पदार्थ जिनमें बड़े बड़े केमिकल मिले हुए हैं और जलने के बाद वो पूरे प्रदूषण को ख़राब कर देते हैं। उन प्रदूषण के कारण से पेड़ पौधों की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, कई लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, ये सारी बातें। तो 2012 में जब ये बात आई तो इस निर्णय को, इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये निर्णय दिया कि आज से 2012 से खुले में कचरा जलाना क्या है, प्रतिबंधित हो गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि कचरा गाड़ी घर घर आती है और वो कचरा गाड़ी कचरे को इकट्ठा करके एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे उसको बोरे बोरे में पैक कर दिया जाता है। कभी उस कचरे से खाद बनाई जाएगी या उससे कोई गैस बनाई जाएगी, तो दूसरे कामों में हमने उस कचरे को उपयोग लाना शुरू कर दिया। पर अब उस कचरे को खुले में नहीं जलाया जाता। ये निर्णय भी किसका है, एनजीटी का निर्णय है। आगे देखेंगे 2013 में, जब 2013 का समय हुआ तो उत्तराखंड वाले स्टेट में, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर लिमिटेड का प्लांट लग रहा था जिसका नाम था अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड। अब ये जो हाइड्रो पावर लिमिटेड लगा तो स्वाभाविक सी बात है, इस हाइड्रो पावर लिमिटेड के कारण से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें छिन गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। जब याचिका आई एनजीटी के पास में, तो एनजीटी के पास मैं बता चुका हूँ कि उसके पास क्षतिपूर्ति दिलवाने का भी अधिकार है, पुनर्निर्माण कराने का भी अधिकार है, लोगों को दंडित करने का भी अधिकार है और बहुत सारे ऐसे अधिकार हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो जब 2013 में ये वाला केस आया अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड, जो कि उत्तराखंड का केस था, तब इसमें एनजीटी ने अपना निर्णय दिया और कहा कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उन सब पीड़ित लोगों को प्रदूषण भुगतान करना पड़ेगा, पॉलिटरी पे करना पड़ेगा। तो हाइड्रो पावर लिमिटेड अलकनंदा वाले ने क्या किया, जितने भी लोगों के घर बार चले गए, जितने लोगों की ज़मीनें चली गई, जितने लोगों का बहुत सारा संपत्ति चली गई, उन संपत्ति का भुगतान किसने किया, ये किया। और तो और इस हाइड्रो पावर लिमिटेड के कारण से जो प्रदूषण हुआ उस प्रदूषण का भी भुगतान करना पड़ा इसको, तभी तो हम कह रहे हैं प्रदूषण पे दिया इसने। ये बात हुई। 2015 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसको आज शायद मैं भी बहुत अच्छा मानता हूँ। आमतौर पे आपने देखा कि दिल्ली में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, जितनी तो जनता नहीं है उससे ज़्यादा तो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और लोग पैदल चलना तो पसंद ही नहीं करते वहाँ पे, गाड़ी ही गाड़ी लेके चलते हैं, कोई 2 व्हीलर कोई 4 व्हीलर, ज़्यादातर तो 4 व्हीलर। कार तो आज एक ट्रेंड है कि जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है मतलब वो गरीब ही है। और कार में भी बड़ा क्राइटेरिया है कि अच्छी कार होना चाहिए, अल्टो नैनो जैसी गाड़ी नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी होना चाहिए, ऐसा भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। तो खैर वो तो बात की बात है। 2015 में एनजीटी ने एक और निर्णय दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष निर्णय दिया, और ये कह दिया कि अब दिल्ली एनसीआर के अंदर में वही गाड़ियाँ चलेंगी जो 10 साल पुरानी नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि जितनी गाड़ियाँ आज से 10 साल पहले की गाड़ियाँ हैं और जो गाड़ियाँ डीजल वाहन हैं, वो गाड़ियों के कारण दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो बहुत पुरानी गाड़ी है तो 10 साल पुरानी गाड़ी को दिल्ली में चलाने का अधिकार नहीं है अब आपके पास। तो मतलब आपको हर 5, 6, 7 साल में अपनी गाड़ी को बिकवा के, उसको कटवा के नई गाड़ी लेना पड़ेगा, तभी आप दिल्ली में गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो एकदम फ्रेश गाड़ी चाहिए। फ्रेश गाड़ी उन्होंने क्या माना है कि 10 साल के अंदर की गाड़ी होना चाहिए, 10 साल से ऊपर की गाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल से ऊपर की गाड़ी है, वो भी डीजल गाड़ी है, तो खास तौर में तो बैन है, वो एकदम बैन है। तो आपने देखा था जिस समय ये निर्णय आया था तो कितनी सारी गाड़ियों को इकट्ठा करके और कुचल कुचल के उनको कबाड़ बना दिया गया, क्योंकि बैन कर दिया गया था गाड़ियों को। इसीलिए इस एनजीटी ने ये भी बहुत अच्छा निर्णय दिया था दिल्ली में प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, पर्यावरण ताकि ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो 2015 में दिल्ली एनसीआर में, 2015 के बाद से दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चलते, अब एकदम नई गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 2017 में एक और इन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया। अब भी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। यमुना नदी के किनारे पे क्या हुआ, रविशंकर महाराज, जिनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध संत हैं, उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो यमुना के खादर के किनारे में इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने यमुना नदी को पूरा प्रदूषित कर दिया, वहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर दिया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी कर दी
जिसके कारण से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण प्रदूषित हो गया। अब जब प्रदूषित हो गया तो इनको वहाँ पे बंद करने के लिए भी एक समन जारी किया गया, एक नोटिस पहुँचाया गया, तब भी इन्होंने नहीं माना। तभी एनजीटी ने कहा कि भैया हमारी बातों को तुमने नहीं माने हो, हमारे आदेश को आपने ठुकराए हो, इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। और रविशंकर महाराज जी को एनजीटी को 5 करोड़ रुपए देना पड़ा। तो जुर्माना लगाने का अधिकार तो है ही है। इसके अलावा भी 2017 में एक और बहुत अच्छा निर्णय दिया गया, परंतु वो निर्णय केवल दिल्ली के लिए था। प्लास्टिक में देखना आप क्राइटेरिया आता है, 50 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ऐसे माइक्रोन की प्लास्टिकें आती हैं। उनकी माइक्रोन मतलब प्लास्टिक की थिकनेस, उसकी मोटाई, और उसकी मोटाई को माइक्रोन में नापा जाता है, क्योंकि बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है, और बहुत बारीक को नापने की यूनिट होती है माइक्रोन। तो जितनी भी प्लास्टिक 50 माइक्रोन से अधिक होंगी उसको दिल्ली में क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये निर्णय भी किसने दिया था, एनजीटी ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि प्लास्टिकों को खाने के कारण जानवरों की मृत्यु हो जाती थी, और जानवर की मृत्यु होती थी तो सड़ते गलते थे, पर्यावरण प्रदूषित होता था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के इस अधिनियम के माध्यम से इस केस में सुनवाई किया एनजीटी ने, और 2017 के बाद से दिल्ली वाले क्षेत्र में 50 माइक्रोन से जो अधिक की मोटाई वाली जो होंगी प्लास्टिकें, उन सभी बैग को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये निर्णय भी कब का निर्णय है, ये आपका 2017 का है कि दिल्ली में 50 माइक्रोन से जो कम मोटाई वाली जो प्लास्टिक बैग होंगे उनको क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पतली प्लास्टिक होती है ना, तो जानवर क्या होता है, समझ नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप, मोटी प्लास्टिक तो निकल भी जाती है, पर क्या होता है आमतौर पे हम जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्लास्टिक में फेंक देते हैं। अब जानवर को उसकी स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो उसे लगता है कि ये खाना ही है, तो वो खा लेता है। और वो 50 माइक्रोन इतना पतला होता है कि वो खाना के साथ चबने भी लगता है, टूट टूट के चब जाता है, पर पेट में जाके तो पचेगा नहीं, पचेगा तो वो गले में फंस जाएगा, गले में फंसेगा तो सांस नहीं आएगी, सांस नहीं आएगी तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली जितनी भी प्लास्टिकें होंगी उन बैगों को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है 2017 के बाद, और ये निर्णय भी दिया था एनजीटी ने। तो ये है ओवरऑल कहानी पूरे एनजीटी की। आपने एनजीटी का ओवरव्यू समझ लिया, आपने एनजीटी की कहानी समझ ली, आपने एनजीटी के कार्य, उसके अधिकार क्षेत्र समझ लिए, उसके नियम समझ लिए, उसके द्वारा अपीली क्षेत्र अधिकार समझ लिए, ये सारी बातें समझ ली। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, और अगर एनजीटी इन अधिनियमों के माध्यम से कार्रवाई करता है, ठीक, अगर एनजीटी इन अधिनियमों के माध्यम से कार्रवाई करता है तो आप सभी को पता है कि एनजीटी के पास केवल और केवल 6 महीने का टाइम होता है, और उन्हीं 6 महीने के अंदर में एनजीटी को अपनी सुनवाई करना होता है। परंतु कोई व्यक्ति जिसको एनजीटी में मामला दायर करना था, पर वो 6 महीने के अंदर में एनजीटी में दायर नहीं कर पाया अपने मामले को, और उसने एक स्पष्ट कारण बता दिया, उसने एक वैलिड रीज़न बता दिया कि सर मेरे साथ ये समस्या आ गई थी, इस कारण से मैं 6 महीने के अंदर में ये दायर नहीं कर सका, परंतु ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, एक जन समुदाय के लिए बहुत, उसके लाभ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति अपने कारण को स्पष्ट रूप से जाहिर कर देता है या बता देता है, और एनजीटी उसके कारण को मान लेती है, और एनजीटी इन अधिनियमों के माध्यम से अगर उसमें सुनवाई करने वाली थी, तब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे याचिकाकर्ता को शुरुआत में 30 दिन का समय दिया जाता है, प्रारंभिक रूप में 30 दिन, फिर बाद में 60 दिन का समय दिया जाता है कि वो एक बार फिर से याचिका को दायर कर ले। अगर एनजीटी इन अधिनियमों के माध्यम से सुनवाई कर रही है, तब उन व्यक्ति को, याचिकाकर्ता को, अगर वो उसका कारण स्पष्ट कर देता है तो उसको शुरुआत में प्रारंभिक रूप में कितने दिन का, 30 दिन का, और अंतिम रूप से उसको 60 दिन का समय दिया जाता है। ये बात एक विशेष पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है कहानी आपकी क्या, एनजीटी की। मुझे उम्मीद है कि आपको एनजीटी पूरा समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अब कभी भी कोई भी सवाल एनजीटी के संदर्भ में अगर आता है तो आप लोग उसको मिलके आपस में समझ के और पेपर में खुद से समझ के उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।